नमस्कार। आइए एक सवाल पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे। देखिए, यह एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर केवल यस और नो में नहीं दिया जा सकता। इस पे आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो आइए उसी एनालिसिस को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग भगत सिंह और गांधी जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय देश में दो तीन खेमे लड़ रही थी। सबका ऑब्जेक्टिव मकसद एक ही था, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश से आजादी लेना। लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। जैसे गांधी जी और कांग्रेस जो थी वो अहिंसा में ज्यादा विश्वास रखती थी, लेकिन वहीं एक दूसरा धड़ा भी था जो क्रांतिकारी धड़ा था, जो हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश के अंदर यह डर बैठाना चाहता था कि हम लोग भी हिंसा कर सकते हैं और आप लोग जितना जल्दी हो सके भारत को छोड़ के जाइए और हमें आजादी दीजिए। इस पक्ष में जो थे इनको क्रांतिकारी गतिविधियां कहा जाता है। तो इसी क्रांतिकारी गतिविधि में से एक इंसान जो है जिनका नाम था भगत सिंह, और भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए, एक संस्था थी HR, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर कहीं पे आर्मी भी मिलता है। इससे जुड़े हुए थे भगत सिंह, इस संस्था से जुड़े हुए भगत सिंह। और इस संस्था के लोगों ने इसका बाय द वे स्थापना HR का हुआ था अक्टूबर 1924 में कानपुर में। और इसी संस्था के जो लोग थे उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो ट्रेन था, काकोरी ट्रेन को लूटा। काकोरी नामक स्थान पे जो सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहे थे उसको उन्होंने लूटा, और उसमें 4 व्यक्ति का नाम लिया जाता है। इस केस में 4 व्यक्ति को फांसी हुआ, उनको मैंने ऐसे याद रखा है, ट्रिपल आर। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नाम बता देता हूँ। इनका एक आर का मतलब है राजेंद्र लाहिड़ी, एक का रोशन सिंह, एक का है आपका ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला, और एक जने का अशफाक उल्लाह था। इन 4 लोगों को फांसी दिया गया काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस था इसमें। इसके बाद ये आपका HR जो था यह कमजोर हो गया। तो इसी को थोड़ी सी मजबूती देने के लिए सितंबर, इस डेट को देखिए, सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह जो कोटला, दिल्ली जो है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में HR का नाम बदलकर HSRA किया गया। अब इसका पूरा नाम होगा, पूरा नाम पहले जैसा ही, इसमें एक शब्द जुड़ा सोशलिस्ट। और इस समय इसको मेन लीड कौन कर रहे थे, उनका नाम था आजाद, चंद्रशेखर आजाद पूरा नाम था। इसमें एस शब्द एक जुड़ा जिसका नाम था सोशलिस्ट। देखिए, सोशलिज्म एक विचारधारा, अगर मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो काफी लंबा होगा। आप शॉर्ट में ऐसे समझिए कि सोशलिज्म ये कहता है कि किसी भी देश में जितनी भी रिसोर्सेज होगी उस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत अमीर हो कुछ लोग बहुत गरीब हो। बट एक्चुअल में वर्तमान में कोई भी ऐसा देश नहीं जो पूरी तरीके से सोशलिज्म हो। अपना देश भारत भी सोशलिज्म को फॉलो करता है, लेकिन अपनी उसकी कुछ लिमिटेशन है, हमने पूरी तरीके से सोशलिज्म को नहीं अपनाया है। तो भगत सिंह जो थे, अब थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं, इसी ग्रुप में इस जो HR था इससे आके जुड़े भगत सिंह आजाद, राजशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने इस ग्रुप को लीड करना शुरू किया। जो HSRA के ग्रुप थे, HSRA के जो मेंबर थे जितने लोग, इसी में से दो व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है। एक थे, क्या नाम है, भगत सिंह, और एक आप आएंगे बटुकेश्वर दत्त। इन दो व्यक्तियों ने ब्रिटिश असेंबली, जो भारत की एक्चुअल असेंबली था, सेंट्रल असेंबली, उसमें 2 बिल पास किए जा रहे थे। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इस बिल को ब्रिटिश पास कर रहे थे। और इस बिल का मकसद था ना, कि सेकंड वाला जो बिल था इसका मकसद था कि देश में जितने भी ट्रेड यूनियन बन रहे हैं जो मतलब मजदूरों की हेल्प कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए। और पब्लिक सेफ्टी का ये प्रोविजन ये था ना कि जो पर्सनल लेवल पे गन लोगों के पास आ रहा है
उसको रोका जाए, किस तरह लोगों के पास लाइसेंस के रूप में गन ना दिया जाए, लाइसेंस के बावजूद भी उनको गन देने से रोका जाए। तब थोड़ा सा सवाल ये आएगा ना कि आखिर में ये एक्ट लाने की क्या जरूरत थी। इसको जानने अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते। देखिए, जिस समय साइमन कमीशन भारत में आया, जो साइमन कमीशन था, साइमन जो आपका कमीशन था 1928 में, फरवरी 1928 में जब भारत में आया, तो बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ कि साइमन वापस जाओ वापस जाओ। इसका एक जो विरोध था यह लाहौर में भी चल रहा था, और उस समय एक जो बड़े भारत के दिग्गज नेता थे लाला लाजपत राय, उनका नाम था लाला लाजपत राय। जब जिस समय साइमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो सरकार ने, जो प्रशासन था, उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया, और उस लाठी चार्ज में जॉर्ज स्टाक नाम का एक सिपाही था, जिसके लाठी से पूरी तरीके से लाला जी पिटा गए, और उसके कुछ ही दिन बाद लाला जी की मृत्यु हुई। अब जो भगत सिंह थे, उनके लिए लाला जी एक आदर्श के रूप में थे। भगत सिंह के लिए लाला जी एक आदर्श के रूप में काम करते हैं। तो जो HRS बन चुका था, उसके मेंबर ही अपने दिमाग में बात बैठा ले कि अब किसी भी हालत में लाला जी की मृत्यु की बदला लिया जाए। और लाला जी की मृत्यु का बदला कैसे लिया जाएगा? तो उस समय जहां जो SP था, जो लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, उसका नाम तो कुछ और सैंडर्स था। सैंडर्स उसका नाम, माफ कीजिएगा, उसका नाम सैंडर्स नहीं था, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ कुछ और था। लेकिन यहाँ वही सैंडर्स भी वहां पे, मतलब जो ओरिजिनल ऑर्डर को फॉलो करा था वो सैंडर्स ही था, ऑर्डर देने वाला कोई और था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, अब ये तीन लोग पिक्चर में आ रहे हैं। कैसे तीन लोग पिक्चर में आए? तो जो लाला जी की हत्या हुई लाठी के बाद से, उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फैसला लिया कि ये जो लाठीचार्ज लाला जी पे हुआ है, और जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, उससे हम लोग बदला लें। और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जाके सैंडर्स को ऑफिस में गोली मारते हैं, 3 गोली मार के इसकी हत्या कर देते हैं। अब यह मारा गया, कौन? सैंडर्स हो गया। और यही सैंडर्स जो मारा गया, इसके बाद एक केस आया जिसको हम लोग कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, मतलब कि छल से या फिर एक षड्यंत्र बना के किसी को मार देना। इसी केस में भगत सिंह, अब 3 नाम हम लोग देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन 3 लोगों को, ये जो सैंडर्स की हत्या थी उसमें इन 3 लोगों को दोषी पाया गया और 3 लोगों को फांसी दिया गया। ये थे भगत सिंह का पक्ष। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरा पक्ष देखते हैं, कांग्रेस का और गांधी का पक्ष। जिस समय यह सब चल रहा था, उस समय गांधी जी अपना एक आंदोलन चला रहे थे भारत में। उस आंदोलन को हम लोग कहते हैं सीडीएम। उस आंदोलन कहा जाता है सीडीएम, मतलब कि इसका पूरा नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें हम लोग बड़े स्तर पर सरकार की आज्ञा को नहीं मानेंगे, सरकार के बनाए कानून का उल्लंघन करेंगे। और यह गांधी जी और कांग्रेस ने एक आंदोलन को लीड कर रहे थे। यह आंदोलन इसके पैरेलल चल रहा था, 1930 में स्टार्ट हुआ था। अब समझिए, एक तरफ कांग्रेस सरकार पे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रही थी कि आप हमें सुधार कीजिए और आजादी की तरफ ले चलिए, ठीक है। और दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां भी भारत में चल रही थी पैरेलल रूप में। तो हुआ क्या, जब काफी 1 साल तक आंदोलन चला, तो ब्रिटिश वायसराय था इरविन, लॉर्ड इरविन उसको बोलते हैं, आप इरविन केवल याद रखिए। ये जो था ब्रिटिश का वायसराय था भारत में, वायसराय था कौन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन गांधी जी को कहता है कि आप आइए, टेबल पर हम लोग बातचीत करते हैं और एक सोल्यूशन को निकालते हैं। उस समय वायद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कहाँ है? पकड़ के जेल में चले गए। और यह इरविन गांधी जी को इनवाइट करता है कि आइए आप गांधी जी और हम एक टॉक करते हैं, और आपका ये जो सीडीएम आंदोलन है इसको किस तरह खत्म किया जाए, और आप जो लंदन में राउंड टेबल होने वाला है उसमें किस कंडीशन पे भाग लेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन किया जाए। तो गांधी इरविन पैक्ट होती है दिल्ली में 5 मार्च को। अब यहाँ से डेट सारी इंपोर्टेंट का ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होती है दिल्ली में, और इसमें टोटल 11 पॉइंट रखे गए थे गांधी। इसमें एक पॉइंट यह भी था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिहा कर दिया। पॉलिटिकल प्रिजनर कहाँ से है? तो
तो जो गांधी जी आंदोलन स्टेडियम चला रहे थे उसके दौरान सरकार लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को पकड़ के जेल में डाल दी थी। तो गांधी जी का डिमांड था कि उन सत्याग्रहियों को रिलीज किया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही वो सवाल आता है कि इस समय भगत सिंह भी तो जेल में थे और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई दी जा चुकी है। तो क्या गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से जिस समय टॉक किया तो अपनी पक्ष को रखा या नहीं रखा, इस बात को समझते हैं। देखिए पहली बात आप समझिए, यह जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ यह वहां हो रहा था जहां केवल दो व्यक्ति ही थे, गांधी जी और इरविन, इनके अलावा कोई और नहीं था। तो जितने भी आज तक डॉक्यूमेंटेशन किए गए हैं, बुक बनाए लिखे गए हैं, जो कुछ भी प्रोविजन है, ये सब स्पेकुलेशन पे बेस्ड है या फिर इंटरव्यू पे बेस्ड है, वहां कोई प्रेजेंट नहीं था। बट बाद में इरविन ने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि मैं शॉक्ड रह गया था जब गांधी जो पूरे जीवन अहिंसा की बात कर रहा था वो मेरे सामने ये कह दिए कि इन 3 लोगों की जो फांसी की सजा है इसको दूसरी सजा में कम्युनिट कर दिया जाए। कम्युनिट का मतलब होता है कि जो आपको मान लीजिए मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको दूसरी सजा मतलब 20 साल सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया जाए। इरविन का स्टेटमेंट आया था कि मैं शॉक्ड रह गया था कि गांधी जैसा पूरे जीवन में अहिंसा पे बात करने वाला व्यक्ति इन 3 व्यक्तियों को मतलब फांसी से बचा रहा है और ये जो हिंसा कर रहे हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे बात प्रमाणित होती है कि गांधी जी ने इनके पक्ष इरविन के सामने अपना पक्ष रखा था। बट थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या इरविन ऐसा कर सकता था, तो इसका आंसर पूरी तरीके से नहीं। इरविन चाह के भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रोक सकता। क्यों, यहाँ थोड़ा समझिए। जो सैंडर्स मारा गया था यह पंजाब का एक अच्छा रेपुटेटेड अधिकारी था ब्रिटिश के सेंस में, और जितने भी सिविल सर्विस के वहां पंजाब के ग्रुप थे यह सरकार पे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे सीधा जो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ इंडिया था उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि किसी भी तरह से सैंडर्स की हत्या करने वाले लोगों को फांसी होनी चाहिए। और लंदन से प्रेशर किस पे पड़ रहा था, इरविन पे, कि कुछ भी हो जाए तुम इन तीनों को माफ नहीं करोगे, इनको सजा देना ही। अब इसी बीच आए थे गांधी जी। तो गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का पक्ष रखा और इरविन से कहा कि इनकी जो सजा है, जो डेथ पेनाल्टी है, इसको कम किया जाए और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में दे दिया जाए, फिर 20 साल 25 साल की सजा दिया जाए। बट इरविन ने ना यस कहा ना नो कहा, यस ना कहा नो ना कहा, क्योंकि उसके प्रेशर कहीं और से काम कर रहे थे। ठीक है, और इस बीच गांधी जी, आप समझते हैं थोड़ा सा गांधीयन फिलोसफी क्या कहती है कि गांधी जी का स्टैंड का देखिए, गांधी जी अपने पूरे जीवन अहिंसा के सिद्धांत पे चलते रहे। और इसका एग्जैक्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि गांधी जी के जो बेटे थे हीरालाल, वह बगावते निकल गए थे, दारू पीने लगे थे, बावजूद इसके गांधी जी उनसे कभी नहीं बात करते थे। और ऐसा कहा भी गया, इंटरव्यू में हुआ था कि गांधी की मरने के बाद भी उनके बेटा हीरालाल उनको देखने नहीं गए थे, दोनों में इतनी आइडियल डिफरेंस थी। तो गांधी जी कभी भी अपने जो सिद्धांत था उसे समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके इरविन के सामने उन्होंने पक्ष रखा। और इस पक्ष के रखने के पीछे कांग्रेस और गांधी पे पूरी देश का दबाव था, क्योंकि पूरी देश में एक लहर छिड़ी हुई थी कि किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाना है, क्योंकि वो नौजवान थे और पूरे देश में उनकी जो ये भावना थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, इससे एक मनोभाव जो था ना पूरे देश में उनके प्रति सहानुभूति जमी हुई थी कि हाँ इन लोगों को किसी भी तरह बचाना है। लेकिन गांधी जी अपने पक्ष रखे और इसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था, इस पैक्ट को मान्यता दिलाने के लिए कराची में कांग्रेस का एक सेशन होने वाला था 29 मार्च 1931 को। ठीक है, इसके पहले मतलब इस 29 मार्च के पहले, अब थोड़ा सा समझिए, 23 मार्च 1931 को जो हमारे 3 हीरोज थे, 3 जो हीरोज थे, ये हीरोज कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको फांसी दे दिया गया था। और चुपके से सतलज नदी के तट पे इन तीनों की बॉडी को ब्रिटिश सरकार जला दी थी। और जिस समय गांधी जी कराची के लिए दिल्ली से ट्रेन में जा रहे थे, मतलब 24 तारीख को गांधी, नेहरू और भी जितने नेता थे कांग्रेस के, ये लोग कराची जा रहे थे सेशन को अटेंड करने के लिए। उस समय इरविन ने
लेटर भेजवाया गांधी के पास कि इन 3 लोगों को फांसी दिया गया, और कहा जाता है कि गांधी जी सॉफ्ट रह गए थे। गांधी जी यस नो कुछ नहीं कह पाए, बट उसी समय नेहरू भी थे, और नेहरू सबसे ज्यादा सॉफ्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि जिस आइडियोलॉजी सोशलिस्ट को भगत सिंह सपोर्ट करते थे, उसी को सपोर्ट कौन करता था? नेहरू भी सपोर्ट करते थे। और इसके बाद पूरी रास्ता में और कराची में भी गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, गांधी गो बैक, गांधी वापस जाओ, तूने भगत सिंह को नहीं बचाया। और भगत सिंह ने जो एक संस्था बनाया था नौजवान भारत सभा, उनके सदस्यों ने कराची में हड़ताल से लगाई थी कि जब तक कांग्रेस अपने मंच से इन तीनों वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करती है, तब तक हम लोग सेशन को नहीं चलने देंगे। तो जिस दिन 29 मार्च में सेशन होने वाला था, सेशन से ठीक पहले सुबह में इन 3 हीरो को श्रद्धांजलि दिया गया कांग्रेस के द्वारा, गांधी के द्वारा। और गांधी ने जो लेटर निकला कांग्रेस को, तो उसमें एक शब्द जोड़ा है कि इवन मैं जो हूं अहिंसा को विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन 3 व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस प्रकार इनको, मतलब तीनों व्यक्तियों को श्रद्धांजलि कांग्रेस के द्वारा दिया गया। अब ये सब आप देखने के बाद थोड़ा सा यह जानिए कि भगत सिंह की क्या रुख थी। तो भगत सिंह की एक पुस्तक है कि मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एन एथिस्ट। उसमें भगत सिंह कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं था कि मुझे फांसी हो रही थी। देखिए, जिस समय भगत सिंह का जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा था, उस समय भगत सिंह ने अपने लिए कोई लॉयर हायर नहीं किया था, वकील, ना ही कोर्ट में जज के सामने अपना पक्ष रखा। तो पक्ष अपना क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनका कहना था कि आपकी जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें मुझे यकीन ही नहीं है, ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में मुझे कोई यकीन नहीं, और मैं अगर अपनी पक्ष रखता हूँ, मीनिंग यह हो जाएगा कि मैं इनके शासन में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं अपनी ना पक्ष रखूंगा ना मैं कोई वकील हायर करूंगा, ताकि इनको यह स्पष्ट और पूरे भारत, पूरे देश में संदेश जाए कि हाँ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होता जा रहा हूँ। और एक बात और है, भगत सिंह की तरफ से उनके जो पिता थे, जो फादर थे भगत सिंह के, यह लॉर्ड इरविन के समक्ष एक मर्सी पिटिशन डालते हैं। मर्सी पिटिशन, अब मर्सी क्या होता है? मतलब कि दया याचिका इसको बोलते हैं। मर्सी पिटिशन डालते हैं कि इन 3 लड़कों को, इनसे भूल से, जवान है, गलती हुई है, इनकी सजा को जो ये डेथ मिला है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे। इसका लिखित एग्जाम्पल है, भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया कि आप कौन होते हैं, हु आर यू, कि आप मेरे आइडियोलॉजिस्ट में आ रहे हैं बीच में। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मेरे तरफ से ब्रिटिशों के सामने मेरी मर्सी पिटिशन डाली। मुझे अगर डेथ मिला है तो मुझे डेथ पेनल्टी मंजूर है, और आप कोई नहीं होते हैं कि मेरे आइडिया और आपके आइडिया एक साथ मिले। क्योंकि शुरू से ही भगत सिंह और भगत सिंह के पिता की आइडियाज अलग थी। भगत सिंह के पिता जो थे स्वभाव से नरम और कांग्रेस की तरफ झुके हुए थे, जबकि भगत सिंह का जो स्वभाव था, उनके चाचा अजीत सिंह मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ थी। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को भी कहा कि नहीं, आप कोई नहीं होते हैं कि मेरे लिए ब्रिटिश के सामने जाकर मर्सी पिटिशन डालेंगे, क्योंकि मेरा आइडियाज, मेरे जो जीने के तरीके और मेरा जो सोचने का तरीका है, ये अलग है और आपका अलग है। इन सब बातों को अगर एक साथ में कम्युनिकेट करो, एक साथ इकट्ठा करो, तो आप एक बात यह जरूर समझ पाएंगे कि भगत सिंह क्या खुद बचना चाहते थे? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने खुद अपने कोई वकील हायर किया, ना अपना कोई पक्ष रखा, अपने पिता के द्वारा डाले गए मर्सी पिटिशन को खारिज करा। प्लस यह चाहते थे भगत सिंह कि मैं शहीद हूं, क्योंकि मैं अगर एक शहीद होता हूं तो मेरी जो शहीद की जो खबर होगी पूरे देश में एक चिंगारी की तरफ फैलेगी, और आज एक भगत सिंह मरेगा, कल हजार लाख करोड़ भगत सिंह खड़ा होंगे। इसलिए भगत सिंह चाहते थे कि मैं अपने आप को किसी भी तरीके से माध्यम बनाऊं, ताकि देश में और भी बड़े स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधियां फैलें। दूसरी तरफ गांधी जी ने, यह बात सही है, 100% सही है, कि इन तीनों को बचाने की पक्ष रखा। बट थोड़ा सा समझिए, गांधी एक ऐसा इंसान था जो अपनी पूरे जीवन पे अपने आइडियोलॉजी पे चलते रहे, बावजूद इसके देश की भावना को देखते हुए इन तीनों के पक्ष में गांधी जी ने अपनी बात रखा ब्रिटिश के सामने, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी और इन तीनों को फांसी दिया गया। देखिए, संक्षिप्त में लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, थे दोनों शहीद हैं। भगत सिंह देश की आजादी में शहीद हुए और गांधी देश की विभाजन के बाद शहीद हुए। वही गांधी जो नोआखली, जिस समय देश आजाद हुआ, नोआखली वेस्ट बंगाल एक मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां उससे बचकर चले आया, और हिंदू बहुल इलाका दिल्ली में एक हिंदू ने गांधी की हत्या की। तो शहीद दोनों थे, अपने अपने देखने की नजरिया है। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जितने गलत न्यूज फैलाए जाते थे कि गांधी जी ने कोशिश नहीं किया, गांधी जी बड़ा बनना चाहते, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के मकसद था कि देश को आजाद कराया जाए। दोनों ने अपने आप के जितने कोशिश की, दोनों के रास्ते अलग थे, बावजूद इसके
गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी, और एक बार भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु भी शहीद हुए थे। उन सबको ध्यान रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।